सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के YouTube चैनल में। विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र को। सबसे पहले विद्यार्थियों, जब हम मानव उत्सर्जन तंत्र पढ़ते हैं तो सबसे पहले परिभाषा पूछी जाती है उत्सर्जन की। किसकी पूछी जाती है? उत्सर्जन की या एक्सक्रीटरी की। कि एक्सक्रीटरी क्या होता है? उत्सर्जन। देखिए विद्यार्थियों, हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के अपशिष्ट का निर्माण होता है। हमारे अंदर क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। अब इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करना आवश्यक होता है। इसलिए इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन की परिभाषा क्या हो गई? हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं उत्सर्जन। दूसरी बात हम करते हैं कि हमारे शरीर के द्वारा या अन्य प्राणियों के द्वारा कौन कौन से अपशिष्ट निष्कासित किए जाते हैं और जो ये अपशिष्ट बनते हैं, ये अपशिष्ट किस प्रकार से बनते हैं, अपशिष्ट का निर्माण कैसे होता है, उसको आप देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्राणियों के अंदर अपशिष्ट का निर्माण कैसे होता है, इसको समझें। प्राणियों के अंदर कई प्रकार की उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं। उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं जैसे कि पाचन, श्वसन। तो पाचन व श्वसन विद्यार्थियों क्या है? ये उपापचयी क्रियाएं हैं, उपापचयी प्रक्रियाएं हैं। तो हमारे शरीर के अंदर या प्राणी के शरीर के अंदर उपापचयी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? अपशिष्ट का निर्माण होता है। अब ये अपशिष्ट कौन कौन से हो सकते हैं उसको आप समझिएगा। अपशिष्ट का निर्माण होता है और जो ये अपशिष्ट होते हैं, ये अपशिष्ट यूरिया हो सकता है, यूरिक अम्ल हो सकता है, ये अपशिष्ट अमोनिया हो सकते हैं। श्वसन तंत्र के द्वारा CO2 निष्कासित की जाती है। CO2 एक अपशिष्ट है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर के अंदर जो पसीना रहता है, पसीना हमारे शरीर से बाहर निकलता है, पसीना क्या है? अपशिष्ट है। सीबम, सीबम हमारे शरीर के द्वारा निकलता है, सीबम क्या है? अपशिष्ट है। इसी प्रकार से बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर उपापचयी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। तो अगर एक हम प्राणी की बात करते हैं तो प्राणी में निम्न प्रकार के अपशिष्टों का निर्माण होता है। मुख्यतः विद्यार्थियों यहां पे हम बात करेंगे यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया की। ये यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया विद्यार्थियों क्या है? ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट, नाइट्रोजनी अपशिष्ट इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या है? नाइट्रोजन है। अगर विद्यार्थियों ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट हमारे शरीर से बाहर नहीं निकाले जाएं तो ये हमारे शरीर के अंदर क्या बना देता है? हमारे शरीर के अंदर विष के रूप में कार्य करता है और अगर ये लंबे समय तक रहता है तो व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है। इसलिए अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि हमारे शरीर से अपशिष्ट त्यागना क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं जो लंबे समय तक रहने के बाद वो विष के तौर पर कार्य करते हैं और इसके कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए नाइट्रोजनी अपशिष्ट या अपशिष्ट को त्यागना आवश्यक होता है। अगर हम नाइट्रोजनी अपशिष्ट की बात करते हैं तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट नॉर्मली विद्यार्थियों 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला यहां पे हम लिखेंगे अमोनिया को। ये पहला नाइट्रोजनी अपशिष्ट विद्यार्थियों हमारे पास क्या आ गया? अमोनिया आ गया। अब प्रश्न ये उठता है कि अमोनिया जो एक अपशिष्ट पदार्थ है, एक नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, इसको त्यागने वाले जीवों को हम क्या कहेंगे? तो बिल्कुल आसान है। जो जीव
नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में अमोनिया को त्यागते हैं, उन जीवों को हम कहते हैं एमोनोटैलिक। एमोनोटैलिक। और ये एमोनोटैलिक जीव कौन कौन से हो सकते हैं? तो नॉर्मली जो मछलियां अस्थिल होती हैं, यानी कि जिन मछलियों के कंकाल तंत्र के अंदर अस्थियां होती हैं, वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अस्थिल मछलियां। जो उभयचर जीव होते हैं जैसे कि मेढक, सैलामेंडर इत्यादि, वो भी अमोनिया का परित्याग करते हैं। और जलीय जीव जितने भी होते हैं विद्यार्थियों, जलीय जीव, वो जलीय जीव अमोनिया का परित्याग करते हैं, इसलिए इन जीवों को क्या कहते हैं? एमोनोटैलिक जीव कहते हैं। दूसरी बात, जो जीव विद्यार्थियों अमोनिया का परित्याग करते हैं वो हमेशा लगभग कैसे जीव होंगे? वो जलीय जीव होंगे। इसलिए हम यूं कहेंगे कि अमोनिया के परित्याग के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है, जल की अधिक आवश्यकता होती है। तो विद्यार्थियों ये हो गया अमोनोटैलिक जीव। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं यूरिक अम्ल की। यूरिक अम्ल भी विद्यार्थियों नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं, और जो जीव यूरिक अम्ल को त्यागते हैं, परित्याग करते हैं, उनको कहते हैं यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक। और ये जीव कौन कौन से हो सकते हैं? तो कीट जितने भी हैं, पक्षी जितने भी हैं, सरीसृप जितने भी हैं, वो विद्यार्थियों क्या करते हैं? वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इन जीवों को हम क्या कह देंगे? यूरिकोटैलिक कह देंगे। अब ये उत्सर्जन कैसे करते हैं? तो यह यूरिक अम्ल को या यूरिक अम्ल का उत्सर्जन गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में करते हैं, पेस्ट के रूप में करते हैं। अंत में हम बात करते हैं 3 नंबर पे, और वो है यूरिया का उत्सर्जन। जो जीव यूरिया नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं उनको हम कहते हैं यूरियोटैलिक। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? यूरियोटैलिक कहते हैं। और नॉर्मली ये यूरियोटैलिक जीव कौन कौन से होते हैं? जो स्तनधारी हैं। नॉर्मली जो स्तनधारी जीव होते हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इसके अतिरिक्त जो मछलियां समुद्र में रहती हैं, समुद्री मछलियां, ये समुद्री मछलियां भी विद्यार्थियों जो हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करती हैं। हमारे शरीर के अंदर विद्यार्थियों नॉर्मली अमोनिया बनता है, और इस अमोनिया जब ये यकृत में जाता है तो यकृत के द्वारा इस अमोनिया को किसमें ट्रांसफर किया जाता है? यूरिया के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। और ये यूरिया हमारे शरीर के अंदर वृक्क के द्वारा मूत्राशय में एकत्रित होता है, और मूत्राशय के बाद ये बाहर परित्याग कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमने कहा अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया का उत्सर्जन कैसे होता है। तो ये तो हो गई नाइट्रोजनी अपशिष्ट। इसके बाद विद्यार्थियों हम थोड़ा सा हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जन तंत्र को समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने चित्र बना रखा है मानव उत्सर्जन तंत्र का। मानव उत्सर्जन तंत्र का मैंने यहाँ पे विद्यार्थियों चित्र बना रखा है। इस चित्र के द्वारा मानव उत्सर्जन तंत्र को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई है मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, विद्यार्थियों आप नोट्स साथ साथ में बनाते रहें। तो यहाँ पे इस मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना को समझने का प्रयास करें। मानव के अंदर जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है विद्यार्थियों वो वृक्क होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मानव में मुख्य या जिसे हम कहते हैं प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, जिसको हम कहते हैं किडनी। शरीर के द्वारा जो तरल बाहर त्यागा जाता है
उसमें से 70 से 80% तक जो तरल होता है विद्यार्थियों, वो वृक्क के द्वारा त्यागा जाता है। तो सबसे प्रमुख इसलिए क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट तरल को शरीर से बाहर निकालता है। इसके अतिरिक्त कुछ भाग त्वचा का होता है जो हमारे शरीर के अंदर पसीने के रूप में तरल को निकालता है। इसके बाद हम वृक्क की स्ट्रक्चर को देखते हैं, वृक्क की स्ट्रक्चर को देखते हैं, वृक्क की संरचना। वृक्क की संरचना विद्यार्थियों आप यहां पे देख पा रहे होंगे सेम के बीज जैसी लग रही है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि वृक्क की संरचना सेम के बीज जैसी होती हैं। सेम के बीज नहीं होते हैं, सेम के बीज जैसी होती हैं। तो परीक्षा में यूं मत लिख देना कि सेम के बीज होते हैं, तो शब्द का अनर्थ हो जाएगा। आपको क्या लिखना है, सेम के बीज जैसी होती हैं, मतलब रूप उसके जैसा होता है। दूसरी बात करते हैं, ये जो हमारे शरीर के अंदर वृक्क है विद्यार्थियों, ये वृक्क गहरे भूरे रंग के होते हैं, गहरे भूरे रंग के होते हैं। 3 नंबर पे हम बात करेंगे, जो हमारा ये वृक्क है विद्यार्थियों, इस वृक्क को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। इस वृक्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? इस वृक्क के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। एक विद्यार्थियों होता है बाह्य भाग और एक होता है आंतरिक भाग। बाह्य भाग और एक होता है विद्यार्थियों आंतरिक भाग। इस बाह्य भाग को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और भीतर के इस वाले पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं, मध्यांश या मेडुला। मध्यांश या मेडुला कहते हैं। तो वृक्क के 2 भाग हो गए, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। इसके बाद विद्यार्थियों में इस वृक्क की संरचना को देखते हैं। तो इस वृक्क की संरचना में जो ये वाला मध्य वाला भाग है, इसको हम कहते हैं पेल्विस। इसको विद्यार्थियों क्या कहते हैं? हम पेल्विस कहते हैं। हिंदी में इसको हम बोलेंगे वृक्कीय श्रोणी, वृक्कीय श्रोणी। तो ये तो हो गई नॉर्मली वृक्क की संरचना। एक वृक्क के अंदर नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक वृक्क के अंदर लाखों की संख्या में उत्सर्जी इकाइयां होती हैं, जिसे हम कहेंगे इंग्लिश में एक्सक्रीटरी यूनिट्स। तो जो एक्सक्रीटरी यूनिट या उत्सर्जी इकाइयां होती है वो लाखों की संख्या में होती है, जिसको हम विद्यार्थियों क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, या इसको हम वृक्काणु कह सकते हैं। तो नेफ्रॉन या वृक्काणु लाखों की संख्या में जो उत्सर्जी इकाइयां होती है वो किसके अंदर होती हैं? वृक्क के अंदर ही होती हैं, इस संरचना के अंदर ही होती हैं। नेक्स्ट हम विद्यार्थियों बात करते हैं आगे। तो इस वृक्क के अंदर 2 प्रकार की वाहिनियां आती हैं विद्यार्थियों, 2 प्रकार की वाहिनियां आती हैं। ध्यान से समझना, इन 2 प्रकार की वाहिनियां कौन कौन सी हैं। एक जिसमें मैंने रेड कलर किया है, इसको हम कहते हैं वृक्कीय शिरा। नॉर्मली हम इसको धमनी भी कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं वृक्कीय धमनी। संक्षिप्त में इसको हम शिरा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आता है अशुद्ध रक्त और इसके अंदर आता है शुद्ध रक्त। यानी कि रक्त जब यहां पे फिल्टर हो जाता है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो जाती है, तो उसके बाद रक्त को वापस वृक्कीय शिरा के द्वारा यानी कि धमनी के द्वारा भेजा जाता है। वाहिनियां कितनी खुल रही हैं? 2 खुल रही हैं। एक खुल रही है वृक्कीय धमनी और दूसरी है वृक्कीय शिरा। जो विद्यार्थियों वृक्कीय धमनी है, इसके अंदर तो हमेशा कैसा ब्लड आएगा? इसके अंदर गंदा रक्त आएगा, अशुद्ध रक्त आएगा, और इसमें शुद्ध रक्त जाएगा।
ये तो संरचना हो गई हमारी वृक्क की या एक किडनी की संरचना हो गई। इसके बाद विद्यार्थियों बात करते हैं कि यहां पर अशुद्ध रक्त को लाया जाता है, किसमें लाया जाता है? वृक्क के अंदर लाया जाता है। वृक्क के अंदर लाखों की संख्या में नेफ्रॉन्स होते हैं जो ब्लड को साफ करते हैं, फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद वापस से ब्लड इस वाली वेसल्स के अंदर आ जाता है और आगे भेज दिया जाता है। अब जो यहाँ पे रक्त फिल्टर हुआ है, तो रक्त के फिल्टर होने के बाद इसके जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो इस वाहिनी में विद्यार्थियों आ जाते हैं। इस वाहिनी को हम कहते हैं मूत्र वाहिनी। तो हमारे मानव उत्सर्जन तंत्र का जो दूसरा यहाँ पे पार्ट रहेगा वो यहाँ पे विद्यार्थियों रहेगा मूत्र वाहिनी। हमारे शरीर के अंदर टोटल अगर बात करी जाए तो एक जोड़ी वृक्क होते हैं, यानी कि 2 वृक्क होते हैं। अगर हम बात करें मूत्र वाहिनी की तो एक जोड़ी मूत्र वाहिनियां होती हैं, एक जोड़ी मूत्र वाहिनी होती है, एक मूत्राशय होता है, एक जोड़ी नहीं केवल एक मूत्राशय होता है, और इसके अतिरिक्त मूत्र मार्ग होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो वृक्क के द्वारा जो अपशिष्ट तरल होता है वो इस वाले पार्ट्स के अंदर आता है, मूत्राशय के अंदर। तो मूत्र वाहिनी यहां से अपशिष्ट को किसमें ले आती है? इस मूत्राशय के अंदर ले आती है। तो मूत्र वाहिनी क्या करती है? अपशिष्ट तरल का परिवहन करती है, अपशिष्ट तरल का परिवहन करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूत्राशय की। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं विद्यार्थियों यूरिन ब्लैडर। यूरिन ब्लैडर या मूत्राशय जो है उसके अंदर अपशिष्ट संग्रहित रहता है। तरल अपशिष्ट क्या रहता है? संग्रहित रहता है। और यहां से जो अपशिष्ट हैं वो किसमें भेजा जाता है? मूत्र मार्ग में भेजा जाता है। मूत्र मार्ग आगे बाह्य उत्सर्जी अंगों में खुलता है, बाह्य उत्सर्जी अंगों में खुलता है। ये महिलाओं और पुरुषों दोनों में अलग अलग खुलता है। अगर हम पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुषों में ये शीशन के माध्यम से बाहर खुलता है, जबकि महिलाओं के अंदर योनि के ऊपर की तरफ एक छिद्र होता है, उसके द्वारा ये मूत्र मार्ग खुलता है जहां से तरल अपशिष्ट को बाहर त्यागा जाता है। तो नॉर्मली ये तो हमारी विद्यार्थियों संरचना हो जाती है मानव उत्सर्जन तंत्र की। इस उत्सर्जन तंत्र की संरचना में अगर विद्यार्थियों आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो में इतना ही लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को, मनुष्य के अंदर मूत्र का निर्माण कैसे होता है और उसका परिवहन कैसे होता है, तो वो आगे की वीडियो में हम समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ चुका है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लगातार जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।